स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। सबसे पहले बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर की। पटना से बड़ी खबर है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर बैठक हुई है। कांग्रेस आरजेडी नेताओं की बीती रात मीटिंग हुई है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, शक्ति सिंह गोहिल इस मीटिंग में मौजूद रहे। मदन मोहन झा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे। चुनावी रणनीति पर बैठक में चर्चा की गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी विचार हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। बड़ी खबर, देर रात मीटिंग हुई और देर रात बैठक में कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेता शामिल हुए। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अमित, 10 जुलाई की तारीख आज है और क्या 10 जुलाई एक दिन बाद है। 10 जुलाई को अल्टीमेटम मांझी ने दिया है, तो क्या उस अल्टीमेटम की वजह से ये देर रात बैठक बुलानी पड़ी या फिर हम ये माने कि कांग्रेस और आरजेडी में एक अलग खिचड़ी पक रही है? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है जीतन राम मांझी जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से दरकिनार जो है आरजेडी अपने आप को रखना चाहती है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात कर ले या हम की बात कर ले, दोनों के बीच जो है समन्वय बनी रहे, इसी को लेकर प्रयास में जो है कांग्रेस जुटी रही। और कल जो है वो डिनर डिप्लोमेसी जो है वो देखने को मिला। जो शक्ति सिंह गोहिल हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें खाने पे बुलाया था, डिनर पे बुलाया था और उसी के लिए वो वहां गए थे। लेकिन अंदर खाने की जो खबर आई वो यही आई है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और जो आगामी चुनाव है, इसको लेकर के ये बातें हुई हैं। बैठक जो चल रही थी जिसमें राबड़ी देवी भी मौजूद थी, अखिलेश सिंह भी मौजूद थे, सदानंद सिंह मौजूद थे। तो इस दौरान जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के भी बात हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई है। लेकिन सबसे अहम बात कि इस बैठक में जीतन राम मांझी जो है उनको दूर रखा गया, या यूं कहें तो जीतन राम मांझी जो है वो नहीं गए क्योंकि उन्हें बुलावा नहीं आया था। जानकारी ये भी है कि आज जो है जीतन राम मांझी के यहाँ शक्ति सिंह गोहिल जो है वो चाय पे जाएंगे। कहीं न कहीं टी जो है टी पार्टी रखी गई है और उसी चाय पे जो है चर्चा होगी और चर्चा के दौरान जो जीतन राम मांझी है वो अपनी बातों को रखेंगे। कहीं न कहीं जो है जानकारी मिली ये भी है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लगातार जीतन राम मांझी कर रहे हैं, उस पर सहमति नहीं बनी है। तेजस्वी ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब चुनाव आएगा, जब बैठकें होंगी तो उस समय देखा जाएगा। और इन सबके बीच अगर बात कर ली जाए तो दो पार्टियां और हैं, एक जो है वीआईपी है और दूसरी पार्टी जो है आरएलएसपी है। तो आरएलएसपी के संदर्भ में जो हमारी आधिकारिक सूत्रों से बात की है, आरजेडी की या फिर कांग्रेस की बात कर ले, तो इन दोनों पार्टी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल और तेजस्वी यादव की जो बातें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से हो गई है और मुकेश सहनी से भी होगी है। तो कहीं ना कहीं सभी जो है मिल बैठे हैं और अंदर खाने में चर्चा है यही कि जीतन राम मांझी को अकेला इन लोगों ने छोड़ दिया है और जीतन राम मांझी जो है अब कल वक्त आखिरी वक्त देखना होगा जी। कल कोर कमेटी की बैठक भी जीतन राम मांझी ने बुलाई है। बहुत शुक्रिया अमित। और अब जीतन राम मांझी पर फैसला छोड़ दिया गया। जीतन राम मांझी क्या फैसला लेते हैं या फिर एक और नया अल्टीमेटम देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो रुख है तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, साफ है कि मांझी की इस अल्टीमेटम को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को फिलहाल वो ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। इधर चुनावी साल में कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा देर से ही सही कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन कोविड के खतरे के मद्देनजर फिलहाल डिजिटल अभियान से ही संतोष करना पड़ेगा। पिछले 4 जुलाई से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। वैसे तो अभियान काफी पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से इसकी शुरुआत देर से हो पाई। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत मिस्ड कॉल देकर कोई भी शख्स 30 सेकंड के भीतर कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। लेकिन सदस्यता अभियान का लक्ष्य क्या है, इस पर पार्टी नेता चुप्पी साधते ही दिखे। हमारे कार्यकर्ता और नेतागण जितना तेजी से जनता के बीच जाएंगे, भीड़ लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से
क्योंकि ये तो ऐसा मेंबरशिप नहीं है जो घर में बैठ के किया जा सकता है। ये जब तक वहाँ जाइएगा नहीं, उसका फोटो खुद नहीं खींचिएगा, तब तक नहीं होगा। इसमें जाली मेंबरशिप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए इंटरेक्शन। जाहिर सी बात है, सदस्यता अभियान में लक्ष्य नहीं होना अजीबोगरीब फैसला है। वैसे पार्टी के दूसरे नेता बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात रखते भी दिखे। कोई फीस भी हम नहीं ले रहे, तो आप देखेंगे जब ये अभियान की अवधि पूरी होगी तो बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के मेंबर बनेंगे। कई लोग तो अपना आई कार्ड भी सोनिया जी के दस्तखत किया हुआ आने लगा है लोगों को। तो मैं समझता हूँ ये प्रयोग सफल होगा और इसका कोई इसलिए लिमिट नहीं रखा गया है, ये अनलिमिटेड है। हम बड़ी संख्या में पार्टी को जोड़ेंगे। कोविड-19 के इस दौर में कांग्रेस ही एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिसने सदस्यता अभियान की शुरुआत काफी देर से की है। सिर पर विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हाथ को मजबूती सदस्यता अभियान से कितना मिल पाएगा और पार्टी का ये कदम कितना कारगर होगा, कह पाना मुश्किल है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और 2015 के विधानसभा चुनाव का राजनीतिक समीकरण 2020 में बदल चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और सीट बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चर्चा है कि सत्ताधारी जेडीयू के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी के विधायक अभय कुशवाहा भी इस बार बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय भी खोल दिया है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कई इलाकों में बैठक भी कर रहे हैं। सभा में हमारे पार्टी के विधायक नहीं हैं, हम टिकारी से विधायक हैं। तो जो भी पार्टी का कार्यक्रम हुआ, चूंकि बेलागंज विधानसभा में हमारा घर है, इसलिए पार्टी की तरफ से हमको दायित्व मिली कि बेलागंज विधानसभा का जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा उसे आप भी अपना देखेंगे। तो हम अपने टिकारी विधानसभा को भी देखते हैं और कोई कार्यक्रम वगैरह की जिम्मेवारी मिलती है तो बेलागंज विधानसभा को भी देखते हैं, और वैसे पार्टी जहां की भी जिम्मेवारी देती है उस विधानसभा को भी देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सही होना है, वर्चुअल सम्मेलन होना है, उसके बाद विधानसभा वाइज हम लोग का रैली होना है, विधानसभा सम्मेलन होना है, जिसको आरसीपी जी संबोधित करेंगे। बिहार के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने जंग की नीतियां बदल दी है। बिहार में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के बाद राजधानी पटना समेत 3 शहरों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। 3 शहरों में पटना में 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि पटना में अकेले एक ही दिन में सबसे अधिक 235 नए केस मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। वहीं सिल्क सिटी भागलपुर में भी 15 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है आज से, क्योंकि यहां भी कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। जिले में कोरोना के केस 700 के पार जा चुके हैं, जबकि नवादा में 12 जुलाई से 72 घंटे के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। यहां भी कोरोना का संक्रमण करीब 400 के पार पहुंच चुका है। बिहार में बेलगाम हो चुके कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए सरकार ने अब अपनी नीति बदल दी है। पटना में 24 घंटे के भीतर कई इलाकों में 235 नए केस मिलने से कोरोना की राजधानी बनते पटना में अब तक 1600 से अधिक केस सामने आने और कई वीआईपी के इसकी चपेट में आने के बाद प्रशासन ने 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है। राजधानी में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका पटना सिटी है। उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं, और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि जरूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। पटना, भागलपुर और नवादा, इन 3 जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी कोरोना को कुचलने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब किसी को भी शादी समारोह या भोज से पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। साथ ही समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति नहीं होगी। कहीं किसी की शादी हो, पहले थाना को आप सूचना दीजिए, और थाना को सूचना देने के बाद अपना जगह बताइए, डेट बताइए, और ये बॉन्ड भी दीजिए कि हमारी शादी में 50 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। इससे बिहार बचेगा।
कोरोना ने बिहार में अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में सबसे अधिक 749 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिससे बिहार में कोरोना के कुल मामले 13,275 के पार जा चुके हैं। फिर भी लोग इस महामारी को लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। लिहाजा सरकार अब एक बार फिर से शहर दर शहर लॉकडाउन में लौट रही है। न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और पटना में लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, ये आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। अगर आप पटना में रहते हैं तो ये बातें नोट कर लीजिए। व्यावसायिक संस्थान बिल्कुल बंद रहेंगे और इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल और पब्लिक प्लेस बंद रहेंगे। ये जरूरी बातें आपके लिए अगर आप पटना में रहते हैं तो। राज्य सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं आपदा प्रबंधन, चुनाव से जुड़े कर्मियों की सेवा पर रोक नहीं है, क्योंकि चुनाव इसी साल होने हैं और आपदा का वक्त इस वक्त बिहार में चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं भी बहाल रहेंगी, खासतौर पर राशन, सब्जी, दूध, दवा की दुकानें खुलेंगी। इसलिए इन चीज़ों के लिए आप चिंता नहीं करनी होगी। होम डिलीवरी भी यहाँ तक लोगों तक पहुँचाई जाएगी और आप होम डिलीवरी कर भी सामान मंगा सकते हैं। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस भी खुले रहेंगे। बैंकिंग के कामकाज भी होंगे। लॉकडाउन में मीडिया को भी इजाज़त होगी। इसके अलावा पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी जैसे सेवाएं भी जारी रहेंगी। मुंगेर में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आयुक्त कार्यालय में 2 अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं नगर निगम के उपनगर आयुक्त सहित 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मरीजों की संख्या की बात करें तो यहां कुल संक्रमित मरीज 469 हैं, जबकि इलाज के बाद अब तक 337 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एहतियातन नगर निगम कार्यालय को 10 जुलाई तक बंद किया गया है, जबकि कमिश्नर दफ्तर को 12 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है। आयुक्त कार्यालय में कार्यरत 50 से ज्यादा कर्मचारी होम क्वारंटीन किए गए हैं। जांच कर रहे हैं, जांच की रिपोर्ट आ रही है। इससे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट ऑफ लेकर संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी है और लोग चूंकि बेखौफ हो गए हैं, नीडर हो गए हैं, नहीं समझ रहे हैं कि हम एक कोरोना के माहौल में जी रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोगों के बीच में जी रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे हैं लोग, जिसके चलते उनको परेशानी हो रही है। कि हमारे एक पदाधिकारी पॉजिटिव आए हैं और साथ में 3 कर्मियों में भी इसके लक्षण पाए गए हैं। तो हम लोगों ने सभी लोगों को जो उनके संपर्क में आए हैं, 15 लोग हैं, उनको आज हम लोगों ने हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए भेजा है। उनकी टेस्ट भी की जा रही है। उसके अलावा शहर में भी कुछ मामले पाए जा रहे हैं। हम लोग सभी जगह फिर से सैनिटाइज करा रहे हैं। मार्केटिंग पर 4 टीमें हमारी निकल गई हैं, जो कि दोनों पालियों में सैनिटाइज करेगी। वहीं झारखंड का रुख करें तो यहां अपने सहयोगी मंत्री और विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। सीएम ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना से डटकर लड़ने की अपील की गई है। जोहार, मैं अभी क्वारंटाइन में हूं। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। जो प्रतिदिन अपने नियमित कार्यों पे मैं लगा रहता था, आज मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा। आप सबको मालूम है, हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे माननीय विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनकी मुलाकात हमसे भी हुई है और भी लोगों से हुई है। और एहतियातन के तौर पर मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें, अपने बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने सहयोगियों का ख्याल रखें, ताकि ये कोरोना और आगे ना बढ़ पाए। वहीं झारखंड में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या पर डीजीपी एमवीवी राव भी चिंतित हैं। संक्रमण के खतरे से लड़ाई में उन्होंने जन भागीदारी की बात कही। न्यूज़ 18 से बातचीत में डीजीपी ने दावा किया कि प्रशासन पूरी सख्ती से कोरोना से जंग लड़ रहा है। तो हल्के में लेने से खतरा है और सब लोग अपना आप सोचना है कि क्या वह स्वस्थ रहना चाहते हैं कि किसी तरह का संक्रमण से ग्रसित होना चाहता है। ये तो अपना आप डिसीजन लेना है। ये तो कोई, मैं पहले से बोल रहा था, कोई हम लोग लाठी लेके इन्फोर्स करने वाला चीज़ नहीं है और जरूरत पड़ने पर कड़ाई ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें जन सहयोग की बहुत ज़रूरत है।
पटना में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे की ओर से तैयार 40 आइसोलेशन कोच को रेलवे स्टेशन पर लगा दिया गया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर लगे इन कोच में कुल 640 बेड की व्यवस्था की गई है। यानी एक साथ यहां 640 कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। साथ ही जंक्शन के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट दरअसल जो मेडिकल स्टाफ होंगे उनके लिए ये कंपार्टमेंट बनाया गया है। 2 बेड यहाँ पर है। जो डॉक्टर या नर्स जो भी यहाँ पर हैं वो रहेंगे, यहाँ पर डॉक्टरों के लिए है और ये सील रहेगा, इसमें कोई आ जा नहीं सकता है। इसके बाद अगर फिर आप अंदर आते हैं तो वही है, रेलवे का जो बॉगी है उसी बॉगी को पूरी तरह से तब्दील किया गया है। तो जो आपको मैं तस्वीर एक बार अंदर का भी दिखा दूँ। ये देखिए, जैसे ही आप फिर अंदर आते हैं तो अंदर आने पर आपको यहाँ पर 2-2 बेड, हर कंपार्टमेंट में 2-2 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी तकरीबन आप जाइए तो 8 कंपार्टमेंट है, यानी कि 2-2 बेड अगर एक कंपार्टमेंट में आप देखते हैं तो 16 बेड, एक बॉगी में 16 कोविड पेशेंट को रखने की व्यवस्था की गई है। और इस तरह से 20 और 20 40 टोटल 40 बॉगी है यहाँ पर, यानी कि जो आंकड़ा है 640 बेड वो यहाँ पर व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से और जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है और इसकी तैयारी भी बाहर भी चल रही है। तो ऐसे में जो रेलवे ने पहले से तैयारी कर रखी थी, अपने ट्रेनों को जिस तरह से आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया था, अब उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और 2 ट्रेनें अभी पटना जंक्शन पर लगा दी गई है और जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया है। अब जैसे जैसे पेशेंट कोविड के आएंगे यहाँ पर, उन्हें इसमें इन बॉगियों में रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। क्या पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना के बाद बिहार में दूसरी आफत बारिश और बिजली है। भारी बारिश और आसमानी बिजली को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नेपाल से सटे जिले उत्तर और मध्य बिहार के लिए खासतौर पर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का यह अलर्ट 72 घंटों के लिए है, यानी अगले 72 घंटे बिहार पर भारी पड़ेंगे। मौसम विभाग ने जानमाल के नुकसान की आशंका जताई है। साथ ही जल जमाव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के भी आसार हैं। जुलाई को भारी वर्षापात की संभावना है बिहार में और नेपाल के कैचमेंट एरिया में। इससे गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और अधवारा ग्रुप की जो अन्य नदियां हैं उसमें जो वाटर लेवल है, पानी का बढ़ने की काफी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नेपाल के तराई क्षेत्रों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 48 घंटे भारी बारिश की बात कही गई थी। इसे लेकर इलाके के लोगों में दहशत है, जबकि जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि यह मामला फिलहाल लटक गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। 14 जुलाई तक के लिए ही आवेदन जमा करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सभी डीएम, आरडीडीई और डीईओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नियोजन प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया था। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में पहले 2 वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों का नियोजन और फिर इनके उपलब्ध नहीं होने पर शिक्षा स्नातक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के नियोजन के आदेश को तत्काल स्थगित किया जाता है, जिसे 17 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बीते कुछ दिनों के दौरान बैंक लूट की कई वारदातें हुई हैं। अपराधी बेखौफ होकर बैंक को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं लूट की बढ़ती घटनाओं के बावजूद पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बक्सर में वो महदा में वो बहुत ही सुनसान जगह पे 4.5 लाख रुपया वहां से ले गए हैं लोग। उस केस का भी उद्भेदन हो जाएगा और जो व्यवसायी को एक गोली मारने की घटना हुई है उस केस का भी उद्भेदन हो गया है। बहुत जल्दी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। बिहार में बैंक लूट की बढ़ती घटनाओं पर सूबे की पुलिस के मुखिया भले ही जो दावा करें, लेकिन हाल की घटनाएं बता रही हैं कि लुटेरे पुलिस से बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बानगी है हाल की घटनाएं। 20 मार्च मुजफ्फरपुर में एक्सिस बैंक में 20 लाख की लूट। 22 अप्रैल
मुजफ्फरपुर में बैंक ऑफ इंडिया में 13 लाख की लूट। 22 जून पटना के पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े 52 लाख की लूट। 7 जुलाई वैशाली में फिनो बैंक से दिन दहाड़े 4 लाख की लूट। 7 जुलाई बक्सर में बैंक ऑफ इंडिया में 4.5 लाख की लूट। इन घटनाओं में 22 जून को पटना के पीएनबी में हुई 52 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया और अपराधियों को पकड़ा है। डीजीपी भी मानते हैं कि पेशेवर लुटेरों का गिरोह बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये बैंक में जो घटनाएं होती हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं और अंतर्राज्यीय गिरोह होता है। एक एक चीज पर हम लोग की नजर है, खोज करके लाए। लेकिन हैरानी की बात है कि लूट की घटनाओं में इजाफा के बावजूद राजधानी पटना में पुलिस की गश्ती कहीं नजर नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि ये बोरिंग रोड जो है मिनी चौराहा कहा जाता है और यहाँ पे लगभग 100-125 गज की दूरी पे 5 बैंक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 5 बैंक जो है वो इस 100-125 गज की दूरी पे ही सभी ये 5 बैंक स्थित हैं। लेकिन यहाँ पे दोपहर होने के बावजूद जो है पुलिस की कहीं कोई गश्ती नजर नहीं आ रही है। सीसीटीवी के भरोसे जो है बैंक प्रबंधक भी जो है अपने बैंक का जो कामकाज है वो कर रहे हैं। बैंक लूट की लगातार हो रही घटना के बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी पुलिस की सजगता में अभी भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जो सजगता पुलिस घटना के बाद दिखाती है, जो बैंक प्रबंधक घटना के बाद सजग होते हैं, अगर वो सजगता समय रहते ये लोग करें तो शायद बैंक रॉबरी की घटनाएं जो है उसमें कमी देखने को मिली। खैर अब देखना होगा कि बैंक प्रबंधक जो है या पुलिस जो है वो हमारी इस खबर को देखने के बाद नींद से जागती है या यूं ही सोए रहती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।